नमस्कार। सीट स्कैनर के साथ मैं राकेश रंजन। सीट स्कैनर में हम बिहार विधानसभा की 243 सीटों को बारी बारी से स्कैन कर रहे हैं और जान रहे हैं कि इस सीट का समीकरण क्या है, किस जाति के कितने वोटर हैं, इस सीट के लिए दावेदार कौन कौन हैं और क्या इसका संभावित परिणाम हो सकता है। तो आज हम जिस विधानसभा सीट की चर्चा करेंगे वो औरंगाबाद जिले की सीट है और औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है। और ये सीट इसलिए भी खास है कि यहां से चुनाव जीतते हैं बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। देखिए, जो कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र है उसका जो गठन है वो नए परिसीमन के अनुसार हुआ है। 2008-9 में जो परिसीमन हुआ था उसके बाद जो है कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र का जो है वो गठन हुआ है। अगर कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के समीकरण को या स्वभाव को आप समझने की कोशिश कीजिए तो ये अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है। और इसके अलावा अगर आप देखिए तो कुटुंबा में आमतौर पर ट्रायंगुलर या कई बार मल्टी कॉर्नर फाइट जो है होते हुए दिखी है। यह भी इस सीट पर दिखती है कि इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी बीएसपी का भी एक आधार वोट है। भले ही वो जो है दिनों दिन थोड़ा कम होता जा रहा है, लेकिन वो आधार वोट कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में दिखता है। यहां अब तक कुल 3 चुनाव हुए हैं जिसमें 2 बार आप देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली है और 1 बार जनता दल यूनाइटेड यहां से चुनाव जीतने में सफल रहा है। हम 2010 से शुरुआत करते हैं। तब जो है एक मल्टी कॉर्नर एक्चुअली क्वाड्रेंगुलर फाइट थी जिसमें कि कांग्रेस पार्टी थी, जेडीयू थी, आरजेडी था और बीएसपी भी चुनाव लड़ रही थी। ललन राम जेडीयू से चुनाव लड़ रहे थे। उनको तब जो है 45.54% वोट आए थे। दूसरे स्थान पर रहे थे आरजेडी के सुरेश पासवान जिनको कि 30.66% वोट आए थे। तो तीसरे स्थान पर रह गए थे तब राजेश राम कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में। उनको सिर्फ 9.08% वोट आए थे। तो बीएसपी की मनोरमा देवी जो हैं वो 3.79% वोट लाने में कामयाब हुई थी। तो जब मल्टी कॉर्नर फाइट हो और किसी एक को 40% से ज्यादा वोट मिल जाए तो जीत उसी की हो जाती है अमूमन। तो ऐसा ही हुआ। ललन राम जेडीयू के प्रत्याशी यहां से चुनाव जीते 13,910 वोटों से। लेकिन 2015 में यहां बाजी पलट गई क्योंकि तब महागठबंधन बना था। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस एक साथ एक ही छाते के नीचे महागठबंधन के नाम से चुनावी मैदान में। और यह सीट जो है, हालांकि देखिए जेडीयू की सिटिंग सीट थी लेकिन उसने कांग्रेस को लड़ने के लिए यह सीट दे दी और राजेश राम कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतर गए। उनके सामने हम सेकुलर ने संतोष सुमन को चुनावी मैदान में उतारा। सुरेश पासवान जो कि पिछली बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जब उनको टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय ताल ठोकने के लिए मैदान में उतर गए। और बीएसपी का भी जो है प्रत्याशी यहां पर मौजूद रहा। राजेश कुमार को तब जो है 42.74% वोट आए। तो संतोष सुमन जो कि हम सेकुलर से लड़ रहे थे उनको 34.33% वोट आए। सुरेश पासवान 5.5% वोट लाने में कामयाब रहे। तो सोनीलाल रमन जो हैं वो 3.85%, लगभग 4% के आसपास उनका वोट रहा। तो फिर से एक मल्टी कॉर्नर फाइट और उसमें जैसा मैंने आपको कहा कि 40% से ज्यादा आ जाए तो अक्सर जीत उन्हीं की होती है। यहां पर राजेश राम यानी 42.74% वोट लेकर आए तो नेचुरली जीत भी उन्हीं की हुई 10,098 वोटों से। फिर 2020 आता है। राजेश राम
चूंकि सिटिंग एमएलए थे, टिकट उन्हीं को जाता है महागठबंधन से, क्योंकि तब कांग्रेस लेफ्ट, जिसमें कि भाकपा माले भी शामिल है, और राजद का एक गठबंधन बना था। और इस बार जो है हम सेकुलर से प्रत्याशी उतरे श्रवण भुइयां, और ललन राम जो जेडीयू से चुनाव 2010 में जीते थे, वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए और एलजेपी ने सरुण पासवान को यहां पर टिकट दिया। अब राजेश कुमार को आ गए 36.6% वोट, लेकिन मुकाबला तो यहां पर ट्राइंगुलर या कह लीजिए क्वाड्रेंगुलर है। ट्राइंगुलर तो कम से कम है, तो ऐसी परिस्थिति में 36-37% वोट भी काफी होते हैं, वो ये चुनाव परिणाम बताता है। 36.6% वोट राजेश कुमार को, और श्रवण भुइयां को आता है 24.6%। ललन राम यहां पर 14.7% वोट लेकर आते हैं, और सरुण पासवान को आता है 8.5% वोट। तो यहां पर राजेश कुमार जो है वो 16,653 वोटों से चुनाव जीतने में सफल होते हैं। और यहां पर अगर आप देखें तो ललन राम को आए थे 20,433 वोट और राजेश कुमार को आए थे 16,653 वोट। तो जेडीयू के बागी ललन राम अगर चुनाव नहीं लड़े होते तो परिणाम बदल सकता था। हालांकि एलजेपी प्रत्याशी ने भी 11,800 वोट लाए थे। तो अब सवाल उठता है कि इस बार क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो इस विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी को ही बढ़त मिली है। तो ऐसे में अगर आप देखिए कि यहां दावेदार कौन कौन है, तो देखिए ये तो तय है कि अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश कुमार यानी कि राजेश राम, तो उनका टिकट तो कट नहीं सकता है, इतना तो कंफर्म है। ऐसे भी 2 बार के विधायक हैं अभी, और वो तीसरी जीत हासिल करने के लिए मतलब कुटुंबा में जो है वो यहां पर हैट्रिक लगाने की जुगत में हैं। लेकिन एनडीए से कौन, देखिए एनडीए से पिछले 2 चुनाव से हम सेकुलर का प्रत्याशी उतर रहा है, लेकिन परिणाम क्या आ रहा है, परिणाम यह है कि हम सेकुलर यानी एनडीए को यहां हार का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में एनडीए अपनी रणनीति बदल सकता है और यहां पर हम सेकुलर की जगह किसी और पार्टी को मौका दिया जा सकता है। अब वो कौन सी पार्टी हो सकती है, तो देखिए बीजेपी की दावेदारी तो यहां वैसी नहीं दिख रही है। तो जो 2 दावेदार बच जाते हैं वो जेडीयू हैं और एलजेपी-आर हैं। तो जेडीयू से अगर आप बात कीजिए तो ललन राम का नाम जो है वो सामने आता है, वो जो है चुनाव लड़ सकते हैं यहां पर। और अगर आप एलजेपी-आर की तरफ जाएं तो वहां से पंकज पासवान का नाम आ रहा है। लेकिन यह भी देखना होगा कि एलजेपी-आर का जो दावा है वो ओबरा में भी है, तो क्या ओबरा भी एलजेपी-आर को और कुटुंबा भी एलजेपी-आर को, क्या ऐसा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा नहीं होता है तब वैसी परिस्थिति में हम सेकुलर की दावेदारी बनी रहेगी और तब श्रवण भुइयां यहां से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो अब यहां के जातीय समीकरण को हम समझ लेते हैं कि वो कैसा है, क्या वो राजेश राम के पक्ष में है। तो इससे हम देखते हैं कि यहां पर जो एससी वोटर्स हैं वो 29.2% हैं। तो बड़ी संख्या जो है अनुसूचित जाति के वोटर्स की है। जो मुस्लिम हैं वो 7 से 8% हैं और यादव 8 से 9% हैं। तो जो MY है वो 16 से 17% के आसपास पहुंचता है। राजपूत वोटर्स यहां पर बड़ी अच्छी संख्या में हैं, वो 18 से 20% के आसपास होंगे। भूमिहार थोड़े कम हैं, तो ब्राह्मण भी 5 से 6% हैं। तो 24 से 26% का आंकड़ा जो है वो सामान्य जाति का हो जाता है। अब आप देखिए कुर्मी और कुशवाहा को मिला लीजिए, जिसमें कि कुशवाहा ज्यादा हैं, तो वो आंकड़ा 9.5 से 10.5% का है। वैश्य भी 6-7% है।
तो जो एनडीए को जो जातियां परंपरागत रूप से वोट करती रही हैं उसका आंकड़ा निकालिए तो वो 40 से 42% आता है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि फिर राजेश राम जो है ये 36, 37 और एक बार 42% वोट कैसे लाते हैं, तो चूंकि यहां पर रविदास वोटर्स की संख्या ज्यादा है तो जब वो 12-13% वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ जाता है और फिर कुछ अन्य जातियों के वोट मिलाकर जो है कांग्रेस इस स्थिति में पहुंचती है। तो क्या इससे ऐसा लगता है कि इस बार परिणाम बदल सकता है कुटुंबा में? तो देखिए, लोकसभा में एक नया एक्सपेरिमेंट यहां पर किया गया था औरंगाबाद लोकसभा में, और तब जो है यहां से आपको अभय कुशवाहा चुनावी मैदान में उतरे थे और तब जो है कुशवाहा जाति के वोटर्स जो हैं उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया था और वो अभय कुशवाहा के साथ मतलब महागठबंधन के साथ चले गए थे। तो क्या वही ट्रेंड इस बार भी लागू रहेगा? तो देखिए, यहां पर जो राजेश राम है उनकी जीत के लिए जरूरी है कि वो ट्रेंड बना रहे। अगर एनडीए चाहता है यहां से जीते तो वो जो एक पुराना पैटर्न है वोट का, जहां कुर्मी कुशवाहा दोनों एनडीए को वोट करते हैं, एनडीए चाहेगा कि वैसा हो, कांग्रेस चाहेगी कि कुशवाहा वहां से निकले। बड़ी संख्या है, 9-9.5% के आसपास, तो वो निकलकर उनकी तरफ आए। तो एनडीए के लिए शर्त यह है कि वो लव कुश वोटों में बंटवारा न होने दे अगर एनडीए को जीत चाहिए तो, और दूसरी बात कि वो पूरी एकता से चुनाव लड़े, मतलब कि एनडीए की तरफ से एक ही प्रत्याशी होगा तो एक ही प्रत्याशी, लेकिन कोई बागी बनकर यहां पर खड़ा न हो जाए, नहीं तो बागी अक्सर कुटुंबा में एनडीए का खेल खराब कर रहे हैं और पिछले जो 2 चुनाव हैं उसके उदाहरण हैं। तो कुटुंबा में एक कांटे का मुकाबला होगा। अगर एनडीए एकजुट रहा और कांग्रेस सामने रही तो मुकाबला कांटे का होगा। इसमें देखना यह होगा कि कुशवाहा वोटर्स किसकी तरफ जाते हैं और फिर उसके बाद परिणाम तय होगा। लेकिन एनडीए को एक सशक्त कैंडिडेट भी देने की जरूरत होगी। तो एनडीए की पूरी कोशिश होगी कि राजेश राम को उनके विधानसभा क्षेत्र में घेरा जाए। क्या वो इसमें कामयाब हो पाएगा? अगर उनको घेर लिया तो राजेश राम को अपने विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा वक्त देना होगा, तो दूसरी जगह जो है उन प्रचार के लिए कम जा सकेंगे। तो क्या ऐसा कर पाने में एनडीए सफल होगा? ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।